थोड़ा आगे पीछे करना, देखिए रिमोट से बोर्ड की विजिबिलिटी आ जाएगी ना। सेट है पूरा। देखिए यहाँ तक, बस यहाँ तक ये बोर्ड एक बार मुझे दिखा दो वापस। ये कौन बैठा है? एक छोटा बेबी भी बैठा है क्या? हम्म। हाँ सेट ही है ना बोर्ड। ठीक है। ठीक है तो फिर करते हैं। कंटिन्यू चलेगी नहीं, ये 2 घंटे। ठीक है देखिए, आपका एक एग्जाम होता है एसओएफ का। ठीक है, एसओएफ का एक एग्जाम होता है। माइक चल रहा है ना अपना? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है। देखिए आपका एक एग्जाम होता है अपने एनएसओ का। ठीक है, तो एनएसओ जो अपना होता है एसओएफ, ठीक है। देखो एसओएफ का जो एक एग्जाम होता है आपका, उसमें एनएसओ जो है नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है, उसका जैसे आपका फर्स्ट लेवल क्लियर है। अब लेवल 2 में अपने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेवेंट अपन सिलेबस देखते हैं और उससे रिलेवेंट अपन टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो अपन क्वेश्चंस उस लेवल पे करेंगे कि आपको वहां पर लेवल 2 का पेपर फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो इसमें आपके टॉपिक्स है वो देखिए, अपने है हीट। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना, नोट भी करते चलना मैं बोलू जब, एंड इट्स इफेक्ट्स। हरी बात समझ में? एक तो है आपका हीट है, और एक है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। हरी बात समझ में? और फिर देखते हैं अपन विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इन करंट है। उसके बाद मोशन एंड टाइम है, जनरली तो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। मोशन एंड टाइम है बेटा। और एक है आपका लाइट, है ना, और एक है आपका विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। क्लियर है? अब इसमें देखिए एसओएफ में क्या होता है जनरली, अपना होता है, पहले मैं बता देता हूँ, लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 आपका क्लियर है? आपका क्या नाम है बेटा? शुभी, हाँ सर ने बताया था। शुभी का क्लियर है लेवल 2, है ना, लेवल 1। अब लेवल 2 के लिए हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है वो देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले बात करेंगे अपन हीट चैप्टर की, है ना, हीट चैप्टर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट, मोशन एंड टाइम, लाइट और विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, हीट की, है ना। तो ये तो आपका चैप्टर रहेगा, मतलब साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन आता है उसमें जो वहां के एग्जामिनर फोकस करते हैं फिजिक्स में, वो इन टॉपिक्स पे करते हैं। तो अपन ये चैप्टर है, इन्हीं टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स के अंदर मेजर पोर्शन क्या है लेवल 2 के लिए, उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन हीट की। ठीक है, देखो लेवल देखो थोड़ा सा, जो आपका लेवल 1 था उससे थोड़ा सा तो हाई रहेगा। हाँ मतलब लेवल 1 आपने दिया ही है ना, एज यू नो। तो अब थोड़ा सा उससे बस थोड़ा सा हटके रहेगा वो। अपन जब यहाँ पर क्वेश्चंस की क्वालिटी देखोगे ना आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। हीट की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, देखो देखो हीट में क्या है अपने पास, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, है ना। पहले थोड़ा सा देखेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन ही करेंगे। देखो हीट का क्या होता है ना, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन वो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है ना, उनको भी थोड़ा सा थ्योरी बताना जरूरी है। देखो हीट क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 2 बॉडीज हैं। एक है आपके पास हॉट बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी। ठीक है। आपने बोला कि सर ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है ना। नाउ वी कैन से, या नाउ यू कैन से, आप कैसे कह सकते हैं, व्हाई? बिकॉज इस बॉडी का टेम्परेचर मेरी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, हाई है, मोर है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ हॉट बॉडी। और इसको मैं कोल्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैंने इसको टच किया तो इसका टेम्परेचर मेरी बॉडी के टेम्परेचर से कम है। यानी कि जब भी हीट का ट्रांसफर होगा, सॉरी टेम्परेचर का जब ट्रांसफर होगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तभी आपका हीट का ट्रांसफर होगा। हरी बात समझ में? तो हीट को अपन क्या लिख सकते हैं,
बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का जब भी डिफरेंस होगा तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट। अरे बेटा समझ में। अब देखिए हीट भी आपकी टू टाइप की होगी। अरे बात समझ में। एक तो होगी आपकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और एक होगी बेटा आपकी लेटेंट हीट। समझते हो चलना, कई बार यहां से क्वेश्चन उठाए हुए हैं उसने। स्पेसिफिक हीट और एक होगी आपकी लेटेंट हीट। अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट होती है आपकी बाय द वर्च्यू, इट इज डिफाइंड एज द बाय द वर्च्यू ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको अपन बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन एस एच। अरे बात समझ में, एस एच मतलब स्पेसिफिक हीट। और यहां पर अभी लिखना कुछ भी नहीं है, पहले समझना है। बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ फेज डिफरेंस, ये क्या लिखा मैंने, फेज डिफरेंस के वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अब देखिए ये क्या होगी आपकी लेटेंट हीट। क्लियर है। हीट क्या हुई अपनी, बाय द टेम्परेचर, बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस है तो ही हीट होगी। जैसे अभी हम इन सीजन्स में देखते हैं कि हम थोड़ा सा गर्म पानी से नहाते हैं, ओल्ड हॉट वाटर से। तो हम क्या करते हैं, अगर पानी डायरेक्ट हम गीजर से निकालेंगे उससे तो नहाएंगे नहीं। वाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमें गर्म मिलेगा। तो हम किससे नहाएंगे, उसमें थोड़ा सा क्या मिक्स करेंगे, कोल्ड वाटर। अरे बात समझ में, जब अपन उसमें कोल्ड वाटर मिक्स करेंगे तो दोनों वाटर मिक्स हुए बाद अपनी हीट एक दूसरे को देंगे। कैसे हीट का ट्रांसफरेशन होगा, कैसे होगा, जो हॉट वाटर है वो तो क्या करेगा, कोल्ड वाटर को हीट देगा। मतलब टेम्परेचर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम करेंगे वो। और कहाँ आ जाएंगे, जब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। अरे बात समझ में। तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल करते हैं अपन, है ना। हम्म, वही बता रहा हूँ। देखो अपन एग्जांपल है जैसे, है ना, ये देखो सॉलिड, फेज डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फेज होती है आपकी। ठीक है ना। अब अगर मैंने बोला आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है, ठीक है, तो फेज चेंज हो गई आपकी। और आपको लिक्विड से गैस में जाना है तो फिर फेज चेंज हो गई। यानी कि बाय द टेम्परेचर, बाय द फेज डिफरेंस। तो फिर आप कौन सी हीट पूछोगे, मतलब बताओगे, लेटेंट हीट। हमारी बात समझ में। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन से और क्लियर होएगा। वर्च्यू मतलब क्वालिटी, बाय द वर्च्यू ऑफ, है ना, इसको लिख सकते हैं अपन क्वालिटी या गुण। ठीक है, इसकी क्वालिटी की वजह से अपन इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिखी डेफिनेशन, आगे अपन लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, तो देखिए कन्वर्ट, देखना बेटा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इनटू 300 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। अब देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को किस में कन्वर्ट करना है आपको, कि स्टीम में। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन में वो वहां पूछेगा, एक साइकिल बना के देगा आपको, और वहां पूछता है कि इसमें किसमें कौन सा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, और यहाँ पे लिख लिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। क्लियर है। अब देखना कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, ये किसमें कन्वर्ट होगी, नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। पहले 0 डिग्री, क्योंकि 10 है तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस पर आएगी। तो समझना ये आई बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस पर, नो डाउट। अब आइस, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द पॉइंट वेयर आइस फ्रीज होना स्टार्ट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस होगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो फ्रीज होना स्टार्ट हो रही है, मतलब उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रीज हो गई, नहीं तो फिर -10 -20 क्या होगा, वो भी तो आइस ही है ना। यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। सही बात है। अब देखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर स्टीम बनानी है मैं तो पहले किस में कन्वर्ट होएगा, हाँ, सेंटीग्रेड के वाटर में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में, फिर आपका जो चाहिए वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। हरी बात समझ में, है ना, कुछ नया सीखने को मिला। तो देखो अब मैं यहाँ पूछता हूँ -10
और 0। यहाँ फेज तो सेम है, चेंज क्या हुआ? टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो आपको कौन सी हीट लेनी बेटा? समझ में आया? तो समझ में आया लेवल 2 पे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये चीज पहले नहीं जानते थे आप। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि लेवल 2 मुझे पता है कैसे आएगा वहां पे, है ना, क्योंकि मैंने कई बार करवा रखा है ये चीज। अब यहाँ पर क्या चेंज है ये बताओ? हाँ, वाई? क्योंकि फेज चेंज है, टेम्परेचर सेम है, तो आप समझ में आ गई होगी LH और SH सर ने शॉर्ट में क्यों लिखे थे। आगे ना बात समझ में? उसके बाद वाटर से वाटर पे ही जा रहे हैं, तो फेज सेम है, टेम्परेचर तो क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक हीट 100 टेम्परेचर सेम है। लेटेंट हीट, वेरी गुड। अब तो क्लियर है मामला? नोट करो, क्योंकि वहां यही पूछेगा, इतना सारा दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस तरह से बताओ, इसीलिए मैंने इसको फ्लोर चार्ट के फॉर्म में कराया है। मतलब ऐसे एरो बना के क्वेश्चन दे देगा आपको, है ना, या फिर ये भी बता सकता है कब स्पेसिफिक होगी कब लेटेंट होगी, तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन में किसी को डाउट? नो सर। आ रहा है समझ में? दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। ओके बेटा, मानेश ठक्कर, है ना, अश्विक रंजन एंड निधिव ज्योति बोराह। कोई डाउट बेटा? नो No, sir. सर। ओके, नोट कीजिए ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया, चले आगे। अब देखो, ये तो हुई अपनी हीट। अब हीट से जो मेन चीज आती है अपनी, वो कई बार कैसे क्वेश्चन लेता है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। टेम्परेचर, टेम्परेचर सबने पढ़ रखा है, सुन भी रखा है आपने, है ना। टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो स्केल होते हैं ना टेम्परेचर के, देखो टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे बताएंगे अपन? कोई भी चीज हमें टच करने पर हॉट लगी या कोल्ड लगी, इट मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड दी टेम्परेचर। कई बार सटीक ये लाइन आई है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कोल्डनेस व्हाट, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता। अगर उसने एक बार अपने सामने लाइन क्लियर हुई है तो आप फटाक से आंसर टिक करके आगे निकल जाओगे। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो यहां लिखते हैं दी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको अपन? टेम्परेचर। अरे बात समझ में? अब टेम्परेचर को देखिए कैसे बताएंगे अपन, है ना। देखिए, टेम्परेचर को बताने से पहले अपन डिफरेंट स्केल्स को यूज करेंगे ना। डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्केल यूज्ड, है ना, टू मेजर, डिफरेंट स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर, है ना। या फिर अपन ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर कैसे बताएंगे? ऑफ टेम्परेचर, तो देखो कैसे बताएंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के स्केल इधर बना है, देखिए डिफरेंट स्केल। देखो बेटा, आपने जनरली स्केल सुन रखे होंगे, है ना। एक तो होता है आपका डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसकी रेंज होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है।
उसी के बाद अपना आता है फ़ारेनहाइट, सुना है नाम? 32 फ़ारेनहाइट से कहां तक होता है? 212 फ़ारेनहाइट। उसके बाद केल्विन, है ना, ये होगा आपका हाँ 273.15 एग्जैक्ट ये होता है ना, 273.15 एग्जैक्ट हो तो 373.15 केल्विन। वो क्या अपन राउंड में कैलकुलेशन करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन बिकॉज क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आता है ना, तो होता है 273.16 केल्विन। तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अपना तीनों फेज एक जगह आगे एग्जिस्ट करती है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 0.01, वो तो पता है, 0.01। ठीक है, तो देखिए ये अपन का है बेटा मेल्टिंग, है ना, पॉइंट ऑफ आइस। और इसको क्या बोल सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोले या वाटर, है ना, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में? नीचे वाले को, ये तीनों के लिए सेम रहेगा। और वो क्या हो जाएगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट किसका? ऑफ वाटर। वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं? और जाए तो सर आप ये बोल दो स्टीम पॉइंट। ये तीनों के लिए सेम है बेटा। अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो ये तीनों के लिए सेम चल रहा है। क्लियर है? अब देखना आप, अब देखिए यहां पर अपन ले लेते रीडिंग पॉइंट सी, एफ, और ये आपका के। ये सब हो गया आपके रीडिंग पॉइंट। क्या हो गया बेटा? पॉइंट। क्लियर है? ये हो गया रीडिंग पॉइंट। इधर का हटा दूं? ये दिख रहा है तीनों सबको ऑनलाइन में भी? Yes, sir. अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे। अगर फॉर्मूलाज की बात आती है तो सबसे पहले बात करेंगे अपन, है ना। अगर यहां पर सबसे पहले देखोगे आप, जब भी हमें कोई सा भी स्केल आ जाए, कंपेयर करना हो या कुछ भी करना हो, तो देखो सी माइनस लोअर पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट अपॉन हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। हरी बात समझ में? देखो कैसे है। यहां पर अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, यानी कि सी माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, है ना। उसके इक्वल अगर अपन करें तो एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। क्लियर है? उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखिए 373, है ना, यहां से लिखते हैं के माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, अब कोई सा भी फॉर्मूला आ जाए, अभी अपन क्वेश्चन भी करते हैं, तो देखिए यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन 100 एफ माइनस 32 अपॉन 180 लिख सकते हैं, एफ माइनस 32 अपॉन 180। और ऊपर क्या लिख सकते हैं बेटा? के माइनस 273.15 अपॉन 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। वो तो आपको दिख ही रही है यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, है ना। अब कोई सा भी स्केल आ जाए, मानो डिग्री सेल्सियस दे रखा हो और फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, तो नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन चेंज वेरी इजीली। हरी बात समझ। लेकिन अपन कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन करते जो लेवल 2 में आएगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन ऑफलाइन में जिसको प्रॉब्लम हो वो बताया। हाँ करो।
करें स्टार्ट? नोट कर रहे हो क्या अभी? क्वेश्चन लिखो। अब फॉल्टी थर्मोमीटर, क्वेश्चन लिखो बेटा। अ फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स, है ना, अ फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड boiling point, freezing point and boiling point of liquid age -5 degree centigrade and 95 degree centigrade respectively. 95 degree centigrade respectively आ रहे हैं ना? 95 degree centigrade respectively लिखा? On the Celsius scale, on the Celsius scale, on the Celsius scale, जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है हैंड टू हैंड, उस पर अपन क्या करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट रीड्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इट रीड्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर, ऑन फॉल्टी क्या 65 डिग्री क्या, हाँ वो सोल्व कर देना, अभी इनको भी कर दूंगा। करें? अब देखिए यहां पर अपने पास क्या दे रखा है, अभी अपन ने जो टेम्परेचर देखो, एक थर्मामीटर ऐसा था जो गलत रीडिंग मेजर कर रहा है, फॉल्टी है ना, तो उसने क्या रीडिंग मेजर की, -5 एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट रीड्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द फॉल्टी थर्मोमीटर? तो सबसे पहले अपन यहां पर ले लेते हैं ये वाला, तो ये आप मान लीजिए x, ठीक है, तो ये कितना हुआ नीचे -5, और एक कौन सा हो गया अपना 95। अगर अपन -5 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, तो ये कितना हो गया बेटा 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करें तो C अभी बता 100, और ये क्या हो गया 0। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए यहां पर ये हटा दूं, अगर इसकी बात करते हैं यहां पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका C -0 अपॉन 100 -0, वो कितना हो गया बेटा x माइनस -5, 95 माइनस का 5, ये होगा सेम, है ना, तो कितना हो गया बेटा C अपॉन 100 x + 5 अपॉन 100, 100 ही हुआ, कुछ मिस्टेक हुई क्या? हाँ सही है ना, और C = x + 5, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, x की दी हुई ना 60, है ना। नाउ करेक्ट रीडिंग, करेक्ट, नाउ करेक्ट रीडिंग कितनी दी हुई है बेटा, x = 60, तो C कितना हो गया आपका 60 + 5,
65 डिग्री सेंटीग्रेड। रह गए, कर लो पहले नोट। हो गया। अब आगे लिखते हैं अपन, एक और क्वेश्चन लिखो, है ना। स्टेटमेंट वाले भी ले लेते हैं एक आध, क्योंकि पूछता है। लिखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ये हटा दूं? ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, No, sir. No, इरेज sir. कर। हाँ बेटा पूछिए, इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, अब टॉपिक ये लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 लिखिए बेटा, स्टेटमेंट 1 लिखिए। स्नो इज बेटर हीट, है ना। अपने पास है बेटा स्टेटमेंट 1, है ना। स्टेटमेंट 1 है आपका, स्नो इज बेटर, है ना। लिखना, स्नो इज बेटर, करेक्ट निकालना है। स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर, बेटर हीट इंसुलेटर देन आइस। स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर देन आइस। स्टेटमेंट 2 लिखिए, स्टेटमेंट 2 लिखिए। स्नो कंटेन्स लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, ठीक है। स्नो कंटेन्स लार्ज नंबर, लिखा, ऑफ एयर पॉकेट, ऑफ एयर पॉकेट, ऑफ एयर पॉकेट, लिखा, विच प्रिवेंट द हीट फ्लो थ्रू, विच प्रिवेंट द heat flow through, which prevent the heat flow through it by convection process, it by convection process। हरी बात समझ में, हीट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। तो यहां पर ये बताना है बेटा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2, है ना, इसके 4 ऑप्शन होते हैं, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड देखो इधर, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड वाला ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट सही है बट दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। सी वाला ऑप्शन ऐसा मिलेगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। इस तरह के ऑप्शन देखे होंगे अपन ने, है ना। यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपन, ऑप्शन लिखो। सर इसका आंसर ये होगा, है सर इसका आंसर ये होगा। हाँ, है ना। पहले करते अपन, पहले लिखो आप स्टेटमेंट 1 एंड 2 लिखते चलो। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना। एंड स्टेटमेंट
2 is the correct explanation of A. Is the correct explanation of A. ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड होगा स्टेटमेंट 1 is true and second is false. और फोर्थ होगा स्टेटमेंट 1 is false and second is true. अरे बेटा समझ में शुभी, ठीक है ना. आप देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं स्नो और आइस में क्या डिफरेंस है, आप बताएं. ऑनलाइन में कोई बताना चाहे. ए बताया था ना बेटा, किसने बताया था आंसर ए? ऑनलाइन में ए आंसर बताया था आपने? अब कोई नहीं बोल रहा. यस सर, मैंने बताया था. आप बताओ बेटा, स्नो और आइस में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि स्नो और आइस दोनों सॉलिड है, पर वो स्नो होती है, मतलब कि वो आइस होती है, वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होती है और उसको हाईली कंप्रेसिबल, मतलब कि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. पर वो स्नो होती है, वो उतनी टाइटली पैक नहीं रहती और उसको कंप्रेस कर सकते. जैसे कि स्नो हाथ में उसको दबा दें तो फिर वो हाथ का शेप लेती. देखो इधर मैं बताता हूँ. देखो स्नो क्या होती है आपकी, स्नो एक कुछ भी नहीं है. स्नो एक क्या आपकी लेयर है. आइस तो आपने देखा सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे आइस क्यूब वगैरह होता है. स्नो अपन बोलते हैं जैसे मान लीजिए कोई लैक्स वगैरह है, लैक फ्रोज हो गई, फ्रीज हो गई, मतलब अपन ने बोला जैसे कि यार ये कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कभी टेम्परेचर जैसे माउंट आबू या अगर अपन चुरू या अपन हिमाचल प्रदेश साइड निकल जाते हैं या कश्मीर साइड, तो अपन ने देखा होगा ऊपर एक बर्फ मतलब आइस की बिल्कुल एक चादर टाइप हो जाती है, स्नो. वो क्या अपनी स्नो. और ये क्या होती है जो अपनी आइस है, हाईली कंप्रेसिबल होती है. मतलब अपन इसको आइस तो पूरी क्यूब है सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पूछा है स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर देन आइस. जल्दी कौन मेल्ट होगी. वाई? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर से बिल्कुल टाइटली बाउंडेड है. सेकंड थिंग, स्नो कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एयर पॉकेट. बिल्कुल सही बात है, एयर पास होगी तो हीट पास होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. विच प्रिवेंट द हीट फ्लो थ्रू इट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस, है ना. कन्वेक्शन कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन हमने पढ़ाई है लेवल 1 के लिए. कन्वेक्शन प्रोसेस, तो ये इसी प्रोसेस की वजह से बेटर इंसुलेटर है. इसलिए अपना ऑप्शन ए क्या होगा, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. इसलिए मैं आपको वो वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ. हाँ ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि अगर अपन उस पर ज्यादा वो लगाएं फोर्स तो वो ब्रेक भी हो सकता है. लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये हटा दूं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज which of the following statement is इनकरेक्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आप. थर्मोमीटर इज रीड बाय होल्डिंग इट्स बल्ब, है ना. ए लिखो, थर्मोमीटर, ठीक है ना. ऑप्शन ए लिखो, थर्मोमीटर इज रीड बाय होल्डिंग इज रीड बाय होल्डिंग इट्स बल्ब. सेकंड लिखो, a few sharp jerk are
बी लिखो, a few sharp jerks are given to the clinical thermometer, given to the clinical thermometer, लिखते रहो, clinical thermometer before using it, before using it. C लिखो, the black fabric is preferred during winter. The black fabric is preferred during winter. Preferred during winter. D लिखो, shopkeepers selling ice blocks. Shopkeepers selling ice blocks. Shopkeeper selling ice blocks usually cover them. Usually cover them. Usually cover them with jute sacks. With jute sacks. ठीक है, हरी बात समझो। अब देखो यहां पर इनकरेक्ट बताना है। थर्मोमीटर इज रीड बाय होल्डिंग इट बल्ब्स। अगर उसके बल्ब को लेके खड़े रहेंगे तो थर्मोमीटर क्या वो नोट करेगा? ये तो नहीं करेगा। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अ फ्यू शार्प जर्क आर गिवन टू द क्लिनिकल। थर्मोमीटर होता है अपना क्लिनिकल, है ना, उसमें बताया हुआ है आपको। आपको कौन पढ़ाता है? अनिल सर पढ़ाते ना, है ना। द मेन, हाँ, फिर उसके बाद अनिल सर आ रहे हैं, है ना। इवनिंग में मैं ही पढ़ाता हूँ। दी क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट, अगर जर्क आएगा तो प्रॉब्लम है। द ब्लैक फैब्रिक इज प्रीफर ड्यूरिंग विंटर, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करता है। अभी मैंने भी पहन रखा है। शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स। बताओ क्यों? अगर वो जूट सैक्स में बंद करके नहीं देगा तो आइस क्यूब एटमोस्फियर के कांटेक्ट में आके मेल्ट हो जाएगी। तो ये तीनों तो बेटा बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट दिस है। इस तरह से क्वेश्चन वहां पर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सर आप बी वाला, बी ऑप्शन वापस से क्या सर आप बी बता सकते हैं, बी वाला। क्या बेटा? सर ऑप्शन नंबर बी आप समझा सकते हैं। हाँ, अ फ्यू शार्प जर्क। अगर कोई जर्क मतलब होता है जैसे कोई भी डैमेज होना है या इस तरह से अगर अपन कर रहे हैं, इस तरह से अगर अपन उसको कर रहे हैं तो जर्क आएगा। आर गिवन टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लो हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अगर अपन यूं कर भी देंगे तो उससे इस पे थोड़ी इफेक्ट आएगा। तो मतलब एक तरह से बात तो सही है, क्योंकि अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो जो रीडिंग उसको देनी थी वो उसकी रेफरेंस रीडिंग से ऊपर नीचे हो गया, है ना। तो जो अगर वो बाद में रीडिंग देगा वो अपनी सही आएगी नहीं। तो सही बात है जो ये लिख रहे हैं, ठीक है। सीओडी तो समझ में आ ही रहा है। क्लियर है बेटा ऑनलाइन में? यस सर। ओके, है ना। अब अपन इसमें आगे स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स करंट, है ना। हीट के कर लोगे जिस तरह से आई है। करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, 2 glass test tubes, 2 glass test tubes are heated from 2 different places. Are heated from 2 different places. Places.
लिखा, आर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द, है ना, लिखा डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, इन विच टेस्ट ट्यूब, in which test tube will all the water heat up, will all the water heat up first. ठीक है, मैं 2 टेस्ट ट्यूब बनाता हूं आपके, ठीक है, उसमें आपको बताना है, ठीक है। देखो, एक में तो हीट दे रहा है अपन यहां से, ठीक है, और एक और टेस्ट ट्यूब है आपकी, एक में हीट दे रहे हो आप यहां से, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी एक्स, देन ये वाई, तो ऑप्शन है आपके, ठीक है, ऑप्शन लिखते हैं अपन, इन एक्स ओनली, इन एक्स ओनली बी, इन वाई ओनली सी, है ना, इन बोथ एक्स एंड वाई एट सेम टाइम, इन बोथ एक्स एंड वाई एट सेम टाइम, है ना, और डी लिखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी determined in x only, in y only, in both x and y cannot be determined. आ रही बात समझ में? अब देखो, आपकी 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों डिफरेंट प्लेस से अपन हीट कर रहे हैं, तो इसमें अंडरस्टूड देखना है अपन को कि कौन सी जगह से फर्स्ट हम उसको हीट करें कि वाटर फर्स्ट हीट होए। तो देखिए, देखो वाई में अपन कहां से कर रहे हैं, यहां से, तो यहां से नहीं करके अपन जब भी कोई भी यूटेंसिल्स होता है तो अपन उसको बेस से करते हैं यहां से, क्योंकि अगर अपन जब यहां से करेंगे यहां से तो नीचे के पार्टिकल्स हो ही नहीं पाएंगे, तो यहां से करने पर क्या होगा, सारा मोशंस, मतलब आपने देखा होगा जब भी अपन कंटेनर में कोई भी पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले नीचे बेस पर वेपर जमने लग जाती है, यहाँ देखा करो आप, फिर जब वो बॉईल होता है ना, जब वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब वो बॉईल होता है तो बॉईल होने बाद क्या होता है, अगर अपन उस पानी को स्पून से हिला दे तो पूरे वाटर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, नहीं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा टेम्परेचर बेटा आपको बेस का मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले कौन हीट हुआ है, ये वाला हुआ है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कौन हुआ है आपका ये, और अगर अपन उसको एक ही स्पून से हीट अप कर दें, एक ही स्पून से अपन उसको क्या कर दें, हीट अप कर दें, तो फिर क्या होगा, हाँ मीन्स इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि बेस का वाटर प्लस आपका ऊपर वाला वो सारा डिजोल्व हो जाएगा, तभी तो अपन स्पून से हिलाते हैं, स्पून से हिलाने से क्या होता है, पूरा टेस्ट एक जैसा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पानी पताशे वाला, जब भी आपको पानी पताशे खिलाएगा गोलगप्पे, तो नीचे उसका क्या है, जो पाउडर होता है मैन, वो नीचे मिक्स, तो उसको हिला के पूरे को एक जैसा कर लेता है। गाड़ी ना बात समझो, इट इज दी एक्स ओनली, बिकॉज यहाँ लिख भी सकते हैं बिकॉज, इसको कहां से हीट कर रहे हैं हम, बॉटम से, क्लियर है? करें, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलो फिर ये हटा दूं, एक और क्वेश्चन लिखो, ऑनलाइन में क्लियर है बेटा?
Yes, sir. ओके, लिख तो रहे हो ना क्वेश्चन एंड टू एंड? Yes, sir. ओके, इसमें लिखिए अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप, अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप डाल लेना। अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ, है ना, मेड अप ऑफ, लिखा? अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, टू डिफरेंट मेटल्स, है ना, टू डिफरेंट मेटल्स join together, works on, join together, works on the, join together, works on the principle of, works on the principle of, है ना, ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं बेटा, अनइक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, है ना, अनइक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स बी, ठीक है, अनइक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, बी लिखते हैं अपन अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड सी, है ना, अनइक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, इक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड और डी, है ना, इक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, और डी होगा आपका बोथ ए एंड बी। अब देखिए इसको किस तरह से डील करेंगे, बोथ ए एंड बी। अब देखना, देखो बेटा शुभी, बायमेटेलिक स्ट्रिप, बायमेटेलिक का मतलब है दो स्ट्रिप एक साथ ऐसे कनेक्ट की गई है, देखना, बायमेटेलिक स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, मान लीजिए ऐसे है ये, है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक तो होगी बेटा ये, ठीक है, और एक हो गया अपनी ये, दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। एक मान लीजिए आप टू डिफरेंट मेटल, एक बनी हुई है Ag की और एक बनी हुई है Cu, समझ रहे हो, ये तो है आपकी सिल्वर और ये आपका कॉपर, ठीक है ना, मेटल्स joined टुगेदर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब देखो दोनों डिफरेंट मेटल है, और मेटल है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी, वही मेटल्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अनइक्वल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही बात है, या तो एक्सपेंड होगी, या अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, या फिर एक्शन भी हो सकते, क्यों, क्योंकि हमें इसका और फिजिकल प्रॉपर्टी पता नहीं है, हमें ये पता है या तो ये एक्सपेंड होगी तो हम इसको जो डिजायर्ड शेप देनी हो दे लेंगे, या कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हम इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इक्वल एक्सपांशन तो नहीं हो सकती, बिकॉज टू मेटल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल, तो डिफरेंट है, अगर सेम मेटल की होती तो मैं ये भी कह सकता था कि इक्वल एक्सपांशन होगा। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बोथ एंड बी। क्लियर है बेटा, ऑनलाइन में भी? Sir. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यहां लिख भी सकते हैं, बिकॉज बोथ रोड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स। चले, है ना, अब अपन स्टार्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखो करें स्टार्ट। हीट में तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अपन इनको नोट भी करते हुए चले। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में क्या है ना, यहाँ पर है चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एंड इट्स इफेक्ट। अरे बात समझ में, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वही अपना क्या है, करंट है। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज में कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यही है मेन। तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही अपना क्या है, करंट है। तो अपन इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो आई इक्वल टू, आप लिखते हो क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखा आपने, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। वह इसको क्या लिख सकते हैं, डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर बोल सकते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना। अब देखो वेहर, अभी एक एक चीज लिखते हैं अपन। आई, ये क्या है बेटा, आपकी करंट, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई। एसआई यूनिट आपकी एम्पियर, ठीक है। अब देखो क्यू क्या आपका, चार्ज, एसआई यूनिट कूलम्ब, इसीलिए पहले मैंने ये टॉपिक उठाया, है ना, ठीक है बेटा। और टी तो आपका क्या है, टाइम, तो ऐसा यूनिट तो कोई भी बता देगा, सेकंड, बिल्कुल सही बात है, सेकंड, है ना। पहले ये लिखो आप बेटा, ऑनलाइन में नोट करते हुए चलना। इसलिए 03 WM1 में हो या 01, 01, ठीक है। वो बता दें, देखो चार्ज तो अपने क्या होते हैं, चार्ज, यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है बेटा, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच में डिफाइन एज द फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टी है ना, जो अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे क्या है, ये अपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, चार्ज में भी डिफाइन एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, पहले मैं बोलता हूं, ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल विच में प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कैसे है, जैसे सर ये क्या बात हुई, तो देखिए अगर अपन किसी करंट को, चार्ज मतलब क्या आपका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो पहले अपन यहाँ ये देखते हैं चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, जैसे मैंने बोला ई इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर आपने लिखा इस पे जैसे Fe+2, तो इस पे कितनी वैलेंसी है, +2 है ना, मतलब इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। भाई चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हम, हाँ, जैसे अपन सेल की बात करते हैं, नॉर्मल सेल की, तो सेल बनाया आपने, ये सेल हो गया आगे से, है ना। इस तरह से आप सेल को बना लेते हो, इसकी टिप होती है, ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला पार्ट प्लस बोल दिया आपने। दिस इज द कैथोड, दिस इज दी एनोड, बोलते हो आप। तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। अपन यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं, चार्ज, है ना, लिख ही लो, आपके काम आएगी। इट इज डिफाइंड, वैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएगी जब बताया होगा सर ने, चार्ज की डेफिनेशन बताई थी ना। इट इज डिफाइंड एज द
इंट्रिंसिक, अभी बताता हूं इंट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल, it is defined as the intrinsic property of certain fundamental particle. fundamental particle में अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही लेंगे, न्यूट्रॉन नहीं लेंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल चार्ज, है ना. It is defined as the intrinsic property of certain fundamental particle which may produce their electric and magnetic field, which may produce their electric and magnetic field. ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है सर, और सब तो समझ में आ गया. इंट्रिंसिक मीन्स क्या है? छोटी से छोटी प्रॉपर्टी, छोटी से छोटी प्रॉपर्टी जिसका भी अपन, जिसके आगे अगर अपन सोच ही नहीं सके, वो अपना चार्ज है. अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर हमने बोला सर चार्ज ही तो माइनस है, आपने तो कहा सर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर इसका चार्ज क्या है बेटा? माइनस. तो यहाँ पर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, और यहां लिख दिया मैंने ई. मतलब आप किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन की चार्ज की. तो वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, और आगे माइनस लगा देंगे, है ना, क्योंकि माइनस बोल रहे हो आप. तो सर फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दो. तो m 31 kg, हाँ 28 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है. और अगर अपन प्रोटॉन की बात करें सर, प्रोटॉन तो वो तो सेम हो जाएगा क्यूपी. तो कितना बताओगे आप? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम तो चार्ज, और एमपी कितना बताओगे? केजी में ये दोनों लिखो. इसलिए मैंने आपको बिल्कुल, आप पूछे हो लेवल 2 पर कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, अपन तो पहले तैयार होके बैठे हैं, इसलिए आपको दिक्कत ही नहीं आएगी. बहुत कम ने किया, लेवल 1 क्लियर है ना. नहीं आपका मॉर्निंग में नाम तो आ गया मेरे पास, ये शुभी है, ये एक और आया था, क्या नाम है वो, नहीं आया क्या पढ़ने? एक और था ना शायद, हाँ 6 का, वो नहीं आया क्या पढ़ने? तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, एक तो मैं देखता हूँ. प्रणव प्रेजेंट है क्या बेटा? प्रणव तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ. मानस तो है इसमें, मानस ठक्कर. Yes, sir. आ रहा है ना बेटा समझ में? Yes, sir. है ना. क्वेश्चन भी करते हैं, पहले ही करो आप. हो गया. अब देखिए, अब देखते चार्ज हो गया, ये अपन ने बता दिया ना, अपन को आई गया. अब देखिए इसमें बात करते हैं अपन सबसे पहले, ये तो ये हटा दो इधर वाला पोर्शन. देखिए अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ज आपने भी पढ़ रखा है. टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना. एक तो होता है बेटा, देखो इधर मैं यहां से बताता हूं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज, है ना. पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या बताएंगे अपन यहाँ पर? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज अपना ज्यादा बढ़ेगा, है ना. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आपसे पूछे, इट इज डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। पर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा? प्रोटॉन तो कहीं मूव ही नहीं करता ना, प्रोटॉन तो मूव ही नहीं कर रहा ना, मूव अभी इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होते हैं, ठीक है ना, और वो भी क्यों होते हैं वो भी बताएंगे अभी। यहां तक हो गया? ऑर्बिट में है ना, तो वही ऑर्बिट के चारों तरफ, क्योंकि बेचारा तो न्यूक्लियस में फिट होके बैठा है। हरी बात समझ में? करें आगे? अब देखिए, है ना, पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहला एक क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज when current flowing through conductor 10 ampere for 15 मिनट। इसको करते हैं, ट्राई करो पहले आप। Sir, 1/90 column. 150। No, sir, 1/90 column. देखो वही कंफ्यूज कर गया था। देखो आपने पढ़ा, वी नो दैट Sir, 150. Q इक्वल टू नहीं, नहीं, आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। बिल्कुल सही लगाया आपने फॉर्मूला। 10 50, पर यहां मिस्टेक कर गए, 50 मिनट। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 50 × 60 सेकंड। इसीलिए तो दिया बेटा, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी देंगे लेवल 2 वाले, है ना, क्योंकि ये भी ऑप्शन में था, अभी मैं बताता हूँ, है ना। 515, ठीक है। अब देखो 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 90, और फिर कितना हो गया? 0। तो ये हो गया अपना कूलम्ब, है ना। अब देखो इसको क्या लिखा था उन्होंने, 9 × 10⁻³ कूलम्ब, ठीक है। अरे बात समझ में? अब देखो ऑप्शन क्या कहते हैं, 9 × 10⁻³ कूलम्ब बी, 9 × 10⁻³ कूलम्ब सी, 9 × 10⁻6 कूलम्ब और डी, है ना। क्या था आपका? 150 कूलम्ब, और बच्चा 150 लगा के आया था। इन्होंने मिनट में दिया है। करें आगे? ठीक है, और मैं देखता हूं कैसे। Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूले से, ये तो फॉर्मूला है ना बेटा। देखो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अभी चार्ज कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर्टिकुलर एक कंडक्टिंग वायर, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ए डिवाइस विच अपोज टू फ्लो ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस एक बाधा प्रोड्यूस कर रहा है करंट के फ्लो होने में। ये अभी ट्यूबलाइट वगैरह नहीं होती तो करंट तो आराम से घूम घूम के जाता। ट्यूबलाइट को भी जला रहे, मतलब एनर्जी का यहाँ पे भी लॉस है। नेक्स्ट ट्यूबलाइट जल रही, मतलब वहां पर भी लॉस है। ऐसे ही चल रहा है, फैन चल रहे हैं, मतलब एक तरह से ये सब क्या है? रेजिस्टेंस है। तो उसके भी आप पर कंडक्टिंग वायर लेके फिर ये निकाला। और कंडक्टिंग वायर अपन जनरली कॉपर का ही लेते हैं, और क्यों लेते हैं वो भी अभी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, सिल्वर कॉस्टली है ना, मतलब इजीली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत है। और वो भी क्यों लेते हैं वो भी अभी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले अपन लिखते हैं, देखो कौन सा? कॉपर सेकंड में, लेकिन सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो सिल्वर ही है। फ्लो भी करेगा, और एक बेटा इजीली भाई इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है। और जब बाहर पोल्स पे अगर सिल्वर के वायर लगे रहेंगे
तो नेक्स्ट डे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, सारे चोर उनको चोर के ले जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल, क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। देखो सबसे पहले तो यहां तो लिखते हैं अपन सिंबल, पहले नेम है ना, पहले सिंबल ही लिख देते हैं, है ना, या नेम लिख दो पहले, नेम, और इधर लिखते हैं सिंबल। देखो ये आपका सेल, तो इसका सिंबल क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो? बैटरी, बैटरी क्या होती है? बहुत सारे सेल्स को देखना सिंबल इस तरह से पूछता है वो, कई जगह बच्चा ये लाइन ही कनेक्ट करके नहीं आता जो मैं कर रहा हूं, ये बीच में लाइन भी कनेक्ट होगी तभी तो कनेक्शन में होगा। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर अपन नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी? बैटरी, ठीक है। बल्ब, बल्ब का सिंबल, ठीक है। अरे बात समझ में, बल्ब का सिंबल हो जाएगा। अगर फोर्थ बात करें, बल्ब हो गया, सेल हो गया अपने पास, ठीक है, और क्या कहते हैं, बैटरी, आपके स्विच, है ना, स्विच का सिंबल देखें तो स्विच में भी टू टाइप के सिंबल होंगे, है ना, एक तो ओपन, ये तो क्या अपना ओपन, ठीक है बेटा, और इसको इस तरह से भी बता सकते हैं ओपन, है ना, ये कौन सी कंडीशन है आपकी? ओपन, है ना, की वगैरह ही बोलते हैं। फिफ्थ, अगर स्विच क्लोज है आपका, आ रही बात समझ में, तो कैसे होगा? कर दिया अपने क्लोज, देखो, और अगर ऐसे बता रखा है तो बीच में डॉट, है ना, ये भी अपन बना सकते हैं, ऑनलाइन में बनाते चलना। हाँ वो भी कर सकते हैं बीच में डॉट, इसीलिए मैंने वो ब्रैकेट लगा के बता दिया। और अब जो से वो होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिंबल सर्किट, वो भी टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है ओपन सर्किट, एक होता है आपका क्लोज सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका ओपन सर्किट, एक होता है बेटा क्लोज सर्किट, ठीक है, एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। देखो ओपन सर्किट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये अभी आप ये सिंबल तो पहचान जाओगे रेजिस्टेंस का, है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं एक सिंबल और है रेजिस्टेंस, जो कि मेन सिंबल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब देखिए, मानो ये सिंबल लगाया मैंने, ठीक है, ये मैंने लगा दी बैटरी, ये लग गई आपकी की, ठीक है, की को मैंने कर दिया ओपन, और देखो बल्ब, ये रेजिस्टेंस ही हो गया ना, रेजिस्टेंस बल्ब भी हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ये आपकी ओपन है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। या फिर इसको हटा के अगर अपन इस तरह से भी बनाना चाहे तो और ज्यादा ठीक रहेगा। क्लियर है? मतलब ये ओपन है। और क्लोज की बात करें तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम। क्या होती है? ओम। वो भी मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये पूछेगा वो, लेवल 2 में कुछ भी पूछ लेता है वो। क्लियर है? ये हो गया आपका, ये क्या कर दिया अपन ने? कनेक्ट। ये तो आपको पता है ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? क्लोज, क्योंकि ये क्लोज कर दिया ना अपन ने। अरे बात समझ में, देखो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन आर से। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ, is the oppose the flow of, oppose the flow
ऑफ करंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को फ्लो होने में ऑब्स्टेकल या अपोज फ्लो प्रोड्यूस करता है ना। इट इज डिफाइंड एज अपोज टू टू फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, है ना। इसका सिंबल तो आप समझिए कि ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम, और सिंबल कैसे बताओगे, इस तरह से। ठीक है, सर ओम का सिंबल नहीं दिख रहा, वो कैमरे से नीचे चला गया। अच्छा नीचे गया, अब देखा। यस सर। दिख गया ना। यस सर। ठीक है, आगे बात समझ में है? तो ये सिंबल है, अब इसमें अपन क्वेश्चंस करते हैं, वो समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक बेल वगैरह तो पता है ना आपको, इलेक्ट्रिक बेल तो उसमें पढ़ा रखी है आपको, है ना, लेवल में क्वेश्चंस करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल पता ही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इलेक्ट्रिकल सेल देखो टू टाइप के होते हैं सेल भी, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होंगे जो रिचार्ज नहीं होंगे, जैसे अपना ड्राई सेल वगैरह जो आते हैं, और लेड एक्यूमुलेटर सेल या डेनियल सेल, ये सब कौन से सेकेंडरी सेल। इससे और जिंक लेड वाले, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक लेजर लाइट है जिससे मैं लाइट पढ़ाता हूँ जनरली, तो उसका जो सेल है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वो रिचार्जेबल है, क्योंकि ईएमएफ उसको क्या है, चार्जर में लगा। मोबाइल की बैटरी है, अब एक बार बैटरी खत्म हो तो यूं थोड़ी निकाल के फेंक दी, रिचार्ज होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन करें उस पर, सही रहेगा ना, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। ये हटा दूं, ऑनलाइन में कोई दिक्कत? नो सर। बिल्कुल, है ना। सर कैमरा फिर से थोड़ा नीचे हो गया। अभी लिखा नहीं था क्या आपने वो? नहीं, अब तो मैं ऊपर का वो लिख लिया ना आपने, तो वो तो सिंबल लिखा हुआ है, बस ऊपर लिखो सिंबल। यस सर, बस सिंबल नहीं दिख रहा। ये देखो, अब दिख गया, यस सर। है ना। इसको लिख लो फिर मैं हटा के, जब तक फिर कैमरा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ नहीं, फिर मैं सो रहा हूँ, वो फिर इनको विजिबिलिटी। अब तो लिख लिया होगा बेटा, लिख लिया। बेटा लिख लिया क्या? पर वो मैं सोच, दिख तो रहा है वैसे, है। हाइड नहीं, फिर इसको तो ऊपर का तो दिख ही रहा है ना, वैसे तो सब दिख रहा हो गया, थोड़ा नीचे लिखा है क्या। ठीक है, करें स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है ना। वो तो बता दोगे ना, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, उसमें तो नहीं है ना दिक्कत। तो क्वेश्चन लिखे फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस डज नॉट वर्क। क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस, which of the following appliance, ठीक है, which of the following appliance does not work on, does not work on, which of the following appliance does not work on heating effect of current, heating effect of करंट। हरी बात समझ में है? देखो कौन कौन से अप्लायंस जो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक
बेल बी, इलेक्ट्रिक ओवन सी, इलेक्ट्रिक आयरन डी, इलेक्ट्रिक रूम हीटर। अब देखो बेटा, हीट, हाँ, इलेक्ट्रिक बेल, हम बेल बजाते हैं, ठीक है। बेल भी हीटिंग तो कर सकती है, बाकी वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बजती। उसमें जो कोयल है उसका मेन काम है साउंड प्रोड्यूस करना। इलेक्ट ये है ना। और देखो, इलेक्ट्रिक ओवन है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना। इलेक्ट्रिक आयरन तो हम जानते ही है, नाइक्रोम की इसमें वो लगी रहती है ना। और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर सबसे सिंपल है इलेक्ट्रिक बेल। करें, क्वेश्चन लिखो। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कोइल, द मैग्नेटिक फील्ड around a the magnetic field around a the magnetic field around a लिखा, करंट कैरिंग कोइल, करंट कैरिंग कोइल। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखिए आप। लास्ट फॉर 3 आवर्स, लास्ट ऑप्शन है LATS, लास्ट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। बी, ऑप्शन बी लिखिए, लास्ट फॉर 3 आवर लिखा। ऑप्शन बी लिखिए, लास्ट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू इट, लास्ट और लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू इट, लास्ट फॉर लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू इट, सी इज परमानेंट, अरे बेटा बात समझ में, और डी नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट अराउंड दिस कोइल, नो magnetic field is present around this coil, no magnetic field is present around this coil। देखिए, हाँ, आप देखो अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कोइल। अब अगर अपनी करंट कैरिंग कोइल है, मान लीजिए ये कोइल अपनी, ठीक है, इंडक्टर है वैसे तो है, ठीक है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात भी कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो, लास्ट फॉर 3 आवर्स कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट फॉर 3 आवर्स का मतलब क्या है, कोई फिक्स रेंज थोड़ी है, करंट फ्लो हो रहा है। लास्ट फॉर लॉन्ग एज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एग्जैक्ट लाइन है, बिकॉज जब तक करंट फ्लो हो रहा है उसमें रहेगा। इज परमानेंट नहीं कह सकते हैं। नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट अराउंड दिस कोइल, ये तो बिल्कुल गलत है। वाई? क्योंकि अगर करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनेगा। इलेक्ट्रिक बेल की बात करिए अपन ने, तो इट इज दी राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके बेटा, ऑनलाइन में Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ फ्यूज वायर मेड अप ऑफ, a fuse wire made up of an alloy, a fuse wire made up of an alloy, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, a fuse wire made up of an alloy, है ना। ऑप्शन लिखो, ए मैग्नीन, बी लिखो कॉन्स्टेंटन, सी लिखो, है ना। ए लिखो मैग्नीन, बी लिखो कॉन्स्टेंटन,
सी लिखो, नाइक्रोम, और डी लिखो लेड, टिन लेड अलॉय, पूरा लिख लेना, टिन लेड अलॉय। अब देखो, जो फ्यूज वायर होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, शू भी बताएगी। फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, और रजिस्टिविटी। हाँ, क्योंकि नहीं तो अगर मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई हुआ तो मेल्ट हो जाएगा, अगर उसमें करंट ज्यादा है तो देखो आजकल फ्यूज की जगह क्या लगने लग गया सब जगह, फ्यूज वायर की जगह FTD, अब लगने लगे एमसीबी। FTD, एमसीबी से ना, आजकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन कहीं किचन में वर्क कर रहे हैं या कहीं भी अपने एकदम से शॉक लगा, तो उस पर्टिकुलर रूम की एमसीबी ड्रिप हो जाती है, सर्किट ही ब्रेक हो गया, तो कहां से करंट आएगी, तो हम बच जाएंगे, और हम बच गए तो लाइफ बच गई, तो हम सब करा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन कराया। ये तो बनता है अपना मैग्नीन का। आ रही बात समझ में, फ्यूज वायर किसका बनता है, ये तो पता होगा सबको, नहीं पता था, लिखो, फ्यूज वायर किसका बनता है, मैग्नीन का। मैग्नीन का, रुको एक मिनट, फ्यूज वायर अपना 7 का, सॉरी टिन लेड, नहीं नहीं गलती होगी, टिन लेड, मैग्नीन नहीं। फ्यूज वायर किसका बनेगा आपका, टिन लेड, यानी कि टिन किसको बोलते हैं, एसएन, टिन है ना, टिन एसएन, और लेड पीबी एलॉय, इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं अपन, फ्यूज वायर। ठीक है, मैग्नीन एक अलग है, उसको अलग बताएंगे अपन, है ना। टिन, अब देखो एमसीबी, यहाँ साइड में बता भी देते हैं, इधर बताते उधर दिखेगा नहीं, वैसे दिख जाएगा। आजकल जो इन प्रेजेंट टाइम यूज होने लगी बेटा एमसीबी, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देती है वो। ठीक है, एमसीबी, तो अगर एमसीबी भी ऑप्शन में आ जाए तो वो ये पूछेगा, सबको पता है एमसीबी का भी काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना, उसके फुल फॉर्म से डिफाइन है, बट कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, तो आप नोट करें, सर्किट ब्रेकर, कई बार पूछी हुई है। कौन सी, हाँ, पर जरूरी नहीं है, बन भी, बुक से भी आती है, इसलिए मैंने बुक भी प्रीफर करी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्किट एलिमेंट, ऐसा कौन है जो सर्किट एलिमेंट नहीं है ना, अपन लिखते हुए चलते हैं। ए बैटरी, बी वोल्ट मीटर, सी अमीटर, डी करंट। ऐसा कौन सा है जो सर्किट का एलिमेंट नहीं है, सर डी। डी, ठीक है, और अमीटर, सी, क्यों अमीटर, अच्छा इसमें ऑनलाइन में कौन बता रहा आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया उसको। हाँ सर बेटा, डी। डी, सर करंट। हमारे शुभी तो सी बता रही है, पर बेटा करंट तो फ्लो होने वाला, ये कोई एलिमेंट थोड़ी है, करंट को कहीं से हम खरीद के थोड़ी लाते हैं, करंट इज द फिनोमिनन, नॉट अ डिवाइस। देखो तभी तो बैटरी डिवाइस, वोल्ट मीटर डिवाइस, अमीटर डिवाइस, और करंट क्या है, इज नॉट डिवाइस, इसलिए राइट आंसर इज
ए, तो आंसर डी इज दी आंसर। ठीक है, ये भी डिवाइस है, ये भी डिवाइस है। बैटरी क्या करती है आपको पता ही है ना। बैटरी का काम ही तो है पूरी डीसी करंट का फ्लो कराना। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल। मीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द करंट, मेजर द करंट। ये करंट को मेजर करेगा कि 1 एम्पियर की करंट जा रही है, 2 एम्पियर की जा रही है, 5 एम्पियर की जा रही है। सेम मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख भी लेना क्योंकि कई बार पूछ लेता है वो। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में तो पता ही है डीसी, डीसी की मतलब पता है ना, डायरेक्ट करंट, डीसी। और अपने घर में कौन सी आती है, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। वो भी मैं बता देता हूँ अभी, टाइप्स ऑफ करंट। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, मैं बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे, जैसे मान लो करंट तभी फ्लो होगी, ये देखो, जैसे मान लीजिए रजिस्टर लगा दिया मैंने, यहाँ का पोटेंशियल है 212 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल भी 212 वोल्ट है। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। जैसे हीट में डिफरेंस नहीं होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं होगी, इसी तरह से अगर पोटेंशियल में डिफरेंस भी नहीं हुआ तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है यहाँ पर मान लीजिए जैसे 200 वोल्ट है तो फिर करंट का फ्लो होगा, तभी आप करंट बता पाओगे। अरे बात समझो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज, नाम सुना वोल्टेज, वोल्टेज। अपन कहते ना अपने घर में 220 वोल्ट का आता है तो कि पापा इतना वोल्टेज नहीं आ पा रहा है इसलिए ये लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं मिल पा रहा। क्लियर है, इसीलिए मैं एक एक। हाँ, लेकिन आजकल तो वो लगने लग गए MCBs वगैरह, तो वो नहीं देगा, वो ड्रिप करा देगा। या फिर स्टेबलाइजर्स आते हैं ना, स्टेबलाइजर भी होते हैं जो वोल्टेज अगर स्टेप अप स्टेप डाउन चल रहा हो तो इंक्रीज या डिक्रीज करके भी करते हैं। ज्यादा आएगा तो डाउन कर देगा, कम आएगा तो बढ़ा के देगा। ठीक है, वैसे आजकल तो कोटा में तो KEDL है, कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, तो वहां से कोई दिक्कत होती नहीं है, प्रॉपर आ रहा है आजकल तो। उसमें गया ना प्राइवेटाइजेशन में, तो सब जगह ट्रांसफार्मर वगैरह सब जगह लगने लग गए, तो नो प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। वही वही बता देते हैं एक बार, थोड़ा सा ये भी कर देते हैं, है ना। देखो ये भी क्योंकि बन सकता है क्वेश्चन। देखो टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ करंट में एक तो होती है आपकी DC और एक होती है आपकी AC। देखो अपने घर में जो आती है DC, DC अपन को, DC की फुल फॉर्म होती है पहले तो डायरेक्ट करंट, है ना। सोर्स है इसका आपकी सेल, बैटरी, ठीक है। इन्वर्टर भी आपकी बैटरी है, लिख सकते हो DC जनरेटर, ठीक है। और AC की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बेटा। ये अपने इसका सोर्स क्या है आपका, सोर्स, ठीक है। जैसे अपने बात करें सेल वेल इनसे तो मिलेगी नहीं, अपने है ना AC जनरेटर, और पावर हाउस से तो आ ही रही है AC जनरेटर, ठीक है। ये अपने घर में आती है, हाउस होल्ड वायरिंग वगैरह में यूज की जाती है, ठीक है ना। ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती, है ना। इसकी अगर ग्राफ की बात करें, वोल्टेज और टाइम, ठीक है, तो ये अपन को इस तरह से मिलता है। वो ग्राफ का नहीं आएगा अभी, वो हाई लेवल पे चल जाएगा, ग्राफ नहीं आएगा वैसे आपके क्योंकि वो फिर 11th 12th का पार्ट है वो इसलिए भाई वहां तो पूरा चैप्टर है 12th में तो, अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए मैंने आपको ये बताया। करें आगे बढ़े। क्यों 5 बजे तक ही ना हो तो बस, फिर वो क्यों अभी, फिर उसके बाद, उसके बाद नहीं तो 2 लेक्चर्स की लगी हुई ना तो। अच्छा बस 1.5 घंटे की कंटिन्यू, और मुझे क्या
अच्छा 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 अच्छा। तो क्या करें, करें अपन के रुके, करें थोड़े से क्वेश्चन और कर लें। हाँ एक लिखो फिर। इन द सर्किट शोन हियर, in the circuit shown here, three lamps are identical. Lamps are identical. Three lamps are identical when three lamps are identical. लिखा? When switch AC is closed, when switch, ये तो हो गया P, AC is closed, बस है ना, P Q R, P Q R, और ये स्विच दे ही दिया मैंने एस, है ना। अगर इनको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन लिखते हैं अपन सबसे पहले। देखो बेटा, ये तीन यहां से, ये प्लस माइनस करंट फ्लो होगा। Sir, option D. हाँ पहले समझते हैं, करंट फ्लो होगा, करंट यहां आकर डिवाइड होगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, सेम जो आएगा। मान लीजिए यहाँ से आई करंट फ्लो होता है, यहां तक आई आया, मान लीजिए इधर आई गया, तो इधर कितना गया, आई माइनस आई वन, यही जाएगा, क्योंकि करंट तो पूरा नेगेटिव, जितना बाहर निकलता है उतना ही वापस जाता है। अब यहाँ पर अगर क्यू है तो देखो लैम्प पी बिकम डिमर, लैम्प पी बिकम डीमर। तो अभी तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, अगर स्विच ओपन है तो करंट तो यहां तक तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा सर्किट क्लोज चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। लैम्प पी इज एज ब्राइट, एज लैम्प पी क्यू, है ना। लैम्प पी, सॉरी लैम्प पी क्यू, लैम्प पी क्यू नहीं, लैम्प क्यू, नहीं तो आप समझ जाओगे लैम्प पी क्यू, है ना। तो लैम्प पी इज बिकम एज, तो वो भी नहीं हो पाएगा। लैम्प पी इज एज ब्राइट, एज लैम्प आर, और लैम्प पी रिमेन एज ब्राइट व्हेन स्विच एज वाच ओपन, जो कि बिल्कुल सही है। देखो ये वाला क्या होगा बेटा, बहुत ब्राइट चलेगा, वाई, जब ये ओपन है। ये वाला तो कंप्लीट है, लेकिन इधर तो करंट आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज सर्किट इज ओपन। क्लियर है? बाकी कल करें फिर, मतलब नेक्स्ट जो भी आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी और हीट करा दिया मैंने, ठीक है। ओके, वैसे चाहे तो खींच सकते अपन 5 बजे तक। अच्छा अच्छा, ये भी लोग
ओके बेटा, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, करें फिर एंड मीटिंग?